बोला स्लेवरी इज नेचुरल। एक्सक्यूज मी, नेचुरल? तो जन्म से ही बंदा स्लेव और दूसरा मास्टर, ऐसा तो ब्रिटिश भी सोचते थे ब्रो। लॉजिक या लेजिट मैडनेस? ये हिस्ट्री नहीं, इंटेलेक्चुअल रोस्ट है। तेरे नोट्स बोर हैं, छोड़ दे बुक, इधर देख। ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे दिमाग में फायर लगा देगी। एक बार सुन लिया तो एग्जाम में एरिस्टोटल तुझे याद करेगा। Aristotle on slavery, a critical look. Aristotle, on the whole, is regarded as a realist philosopher, as distinguished from Plato, an idealist one. He would take the things as they are instead of going to the realm of unrealistic ideals. This fact is best illustrated in his justification of slavery. एरिस्टोटल को हम एक रियलिस्ट फिलोसफर की तरह रिगार्ड करते हैं। अगर हम उसे डिस्टिंग्विश करें प्लेटो से, प्लेटो जो कि आइडियलिस्ट वन थे, वो चीजों को इमेजिन करते थे कि ऐसी होनी चाहिए, बट एरिस्टोटल क्या करते थे, उन चीजों को जैसी वो है उन्हें ऐसा उस नजरिए से देखते एज द थिंग्स दे एग्जिस्ट। और ये चीज हमें बेस्ट जस्टिफिकेशन हमें मिलती है स्लेवरी के कंसेप्ट से जो उन्होंने दिया हुआ है। Aristotle quote justification for slavery. He defended slavery on three grounds. First one is natural, second one is useful, and third one is practical necessity. Natural, humans are inherently unequal. Nature intended the superior to govern the inferior. एरिस्टोटल ने कहा कि जो स्लेवरी होती है वो नेचुरल होती है। नेचुरल क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमंस जो है वो बचपन से ही या नेचुरली ही वो अनइक्वल होते हैं। नेचर ने उन्हें इस तरीके से बनाया हुआ कि जो सुपीरियर है वो इंफीरियर के ऊपर गवर्न करे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? बेनिफिशियल फॉर मास्टर, फोकस ऑन हायर परस्यूट्स एंड स्लेव्स रिफ्लेक्टेड एक्सीलेंस। उन्होंने कहा कि जो स्लेवरी है वो बेनिफिशियल है, वो अच्छी है, वो यूजफुल है। क्यों? इससे क्या होगा, मास्टर जो है वो अपने हायर परस्यूट्स के ऊपर फोकस करेगा, लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी या जितने भी बाकी उसके सोशल काम है वो उसके ऊपर फोकस करेगा। और स्लेव्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर मास्टर कुछ एक्सीलेंस अचीव करता है तो स्लेव का भी उसे कहीं ना कहीं उसका भी क्रेडिट मिलता है। स्लेव को भी वो इंपॉर्टेंस मिलती है कि यस, इनके वर्क्स की वजह से हम इतना काम कर पाए, थोड़ा ना बहुत क्रेडिट स्लेव को मिलता है। स्लेव की लाइफ भी अच्छी होती है क्योंकि उसे वर्क मिलता है अपना ब्रेड अर्न करने के लिए। Third one is practical necessity. Deeply entrenched in ancient economies, emancipation would cause disruption. जो एंशियंट इकोनॉमीज थी, जब वो न्यूली फ्रीडम उन्हें मिली, तो अगर हम सडनली सारे सिस्टम को फ्री कर देते तो इकोनॉमी जो थी क्लैप्स हो जाती। इसी वजह से कुछ लोगों को मास्टर्स बनाया गया और कुछ लोगों को स्लेव्स बनाया गया एंशियंट इकोनॉमीज के अंदर। Slavery is natural, a deeper dive. Aristotle believed in inherent human inequality, stating that nature creates people with varying capacities. This disparity forms the basis for natural slavery. एरिस्टोटल का मानना था कि जो ह्यूमंस है वो इनहेरेंट, मतलब बाय बर्थ से ही उनके अंदर इनइक्वालिटीज होती हैं। उन्होंने ये कहा कि नेचर ने लोगों को इस तरीके से क्रिएट करा कि उनके अंदर कैपेसिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोगों का इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों की थिंकिंग जो है वो अच्छी होती है, कुछ लोगों का जो स्किल्स हैं वो अच्छे होते हैं। इसी वजह से नेचर ने सब लोगों को एक जैसा नहीं बनाया। नेचर ने कुछ डिस्पैरिटीज या कुछ इनइक्वालिटीज लोगों के अंदर ह्यूमन में इनहेरेंटली है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। तो ये डिस्पैरिटी कहती है कि जो स्लेवरी है, ये डिस्पैरिटी जो है बेसिस फॉर्म करती है कि जो स्लेवरी है वो नेचर है। नेचुरल हायरार्की, सुपीरियर गवर्न्स inferior, soul over body, reason over appetite, humans over animals, men over women. एरिस्टोटल ने कहा कि जो स्लेवरी है वो हायरार्कियल है, मतलब हायरार्की में चलती है। जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर के ऊपर गवर्न करेगा। जैसे कि सोल मतलब आत्मा, आत्मा के ऊपर क्या गवर्न करता है? हमारी बॉडी, जो हमसे सारी एक्शंस करवाती है। रीजन ओवर एपिटाइट, ह्यूमंस ओवर एनिमल्स, ह्यूमंस किसके ऊपर गवर्न करे? एनिमल्स के ऊपर। मैन ओवर वीमेन, वीमेन्स के ऊपर कौन गवर्न कर रहा है? मैन। तो इन्होंने इसे नेचुरल हायरार्की कहा कि जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर के ऊपर गवर्न करेगा। ये नेचुरल का कॉज है, नेचुरल का एक रूल है। सेकंड उन्होंने कहा फंक्शन, स्लेव्स फिजिकली स्ट्रांग बट इंटेलेक्चुअली वीक आर बेस्ट सूटेड फॉर मैनुअल लेबर। उन्होंने कहा कि जो स्लेव्स होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग है बट इंटेलेक्चुअली क्या है? वो वीक है, इसीलिए वो मैनुअल लेबर के लिए बेस्ट है, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा। Third one is family institution. The master-slave relationship is a natural as husband-wife rooted in basic sustenance needs. उन्होंने कहा कि जो स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है वो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की तरह है। जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी टाइप से मास्टर स्लेव के बीच में भी ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एक फैमिली की तरह मास्टर स्लेव जो है वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
देन क्वेश्चन अराइज होता है कि स्लेवरी बेनिफिशियल बोथ मास्टर एंड स्लेव, क्या स्लेवरी जो है वो मास्टर और स्लेव दोनों के लिए बेनिफिशियल है? एरिस्टोटल आर्ग्यूज स्लेवरी वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल, उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, इससे मास्टर को भी फायदा होगा और स्लेव को भी फायदा होगा। फॉर द मास्टर, मास्टर को क्या फायदा हो रहा है? अलो द सिटीजंस टू फोकस ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड गवर्नेंस, कल्टिवेटिंग वर्च्यू, सिविक लाइफ एसेंशियल फॉर गुड लाइफ। उन्होंने कहा मास्टर के लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा, सिटीजंस को टाइम मिल जाएगा कि जो बाकी जो घर के छोटे मोटे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो स्लेव्स जो है वो कर लेंगे, और मास्टर्स के ऊपर टाइम होगा कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दे, फिलोसफी के ऊपर ध्यान दे और गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे, और अपना वर्च्यू जो है अपनी इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करें, उनकी सिविक लाइफ अच्छी होगी जो उनकी एक गुड लाइफ को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा फॉर द मास्टर्स। फॉर द स्लेव, लिविंग अंडर वर्चुअस मास्टर supposedly improve the slave's life, allowing them to benefit from the master reflected excellence. एरिस्टोटल का मानना था कि जो स्लेव्स है उनको बेनिफिट होगा अगर एक वर्चुअस मास्टर के अंदर वो काम करते हैं, तो जो भी मास्टर की एक्सीलेंस होगी, रिफ्लेक्टेड एक्सीलेंस का बेनिफिट भी स्लेव्स को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मास्टर जो है वो अपना वर्क अच्छा करता है या फिर उसको कुछ सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो जो स्लेव होगा वो भी अपने ग्रुप में जाके बोलेगा कि मैं उसके घर में काम करता हूँ, तो वो भी अपनी आइडेंटिटी उस मास्टर के साथ मतलब कि जोड़ेगा, तो उसको भी फायदा होगा कि उसको भी रिफ्लेक्टेड एक्सीलेंस मिलेगी। The third one is qualifications to Aristotle's theory. एरिस्टोटल की थ्योरी की कुछ क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्लेवरी के अंदर। एरिस्टोटल डिफेंस वाजंट एब्सोल्यूट, ही मेड की डिस्टिंक्शंस, उनका जो ये डिफेंस था बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं, तो उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताई। पहले एक्सेप्शन ये थी हमारे पास कि स्लेवरी बाय नेचर वर्सेस लॉ, opposed slavery based on conquest, only those lacking rational capacity should be enslaved। उन्होंने अपोज करा कॉन्क्वेस्ट वाली स्लेवरी को कि जहां पर आप किसी को फोर्सफुली उससे जीत के उसके फिजिकली आप उसको जीत लेते हो या फिजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इंफीरियर को आप उसको हर्ट करे और उसको कन्क्वेस्ट कर लिया आपने, तो आप ऐसी स्लेवरी को उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के अंदर रेशनल कैपेसिटी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के अंदर जो है मतलब कि उसमें इंटेलेक्चुअल नहीं है या उसे कुछ समझ नहीं है, उसकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो एनस्लेव करा जा सकता है, उसे हम स्लेव बना सकते हैं। जिनके अंदर इरेशनल कैपेसिटी उनको हम स्लेव बना सकते हैं, बट जो रेशनल कैपेसिटी है, जो अच्छे से उनकी जिनकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग अच्छी है, जो वर्चुअस है अपनी पर्सनैलिटी में, उनको हम एनस्लेव कर दें, ऐसा एरिस्टोटल बोलते हैं। सेकंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, एडवोकेटेड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट, क्रूअल मास्टर शुड बी पनिश्ड एंड कंपैशन एनकरेज। उन्होंने कहा कि जो स्लेव्स के साथ ट्रीटमेंट है वो ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप उनके साथ क्रूल हो, आप ठीक से बात नहीं कर रहे, आप उनको मार रहे हो या फिर आप उनको बहुत ज्यादा मतलब कि उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उनकी आप वैल्यू नहीं कर रहे, तो इस तरीके का भी ट्रीटमेंट आपने स्लेव्स के साथ नहीं करना। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रीटमेंट करना, लाइक आप एक ह्यूमन को ट्रीट करते हो उस वे से आपने उनको ट्रीट करना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रूल मास्टर्स होते हैं उन्हें भी हमें पनिश करना है, ताकि और कंपैशन को हमने क्या करना है, कंपैशन मींस दैट की लव, उनकी स्लेव्स की तरफ हमने केयर शो करनी है, अपने इमोशंस शो करने हैं, लाइक हम ह्यूमंस के साथ करते हैं उस तरीके से। Then third one is possibility of emancipation. Slaves developing rationality could be rewarded with freedom. कहते हैं कि एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो स्लेव्स अपनी रेशनलिटी डेवलप करें, लाइक उनके अंदर अगर वो वाली अगर उनका माइंड डेवलप कर रहा है, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनके अंदर इतना करेज है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस वो कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्लेव्स हमें नहीं रखने चाहिए, उन्हें हमें एनस्लेव कर देना चाहिए और उन्हें हमें फ्रीडम के साथ रिवार्ड करना चाहिए, लाइक हमें उनको फ्री कर देना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। Critical evaluation of Aristotle views. Despite qualifications, Aristotle defense faces strong criticism. एरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था, लेकिन उसके व्यूज आज के टाइम में काफी क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पर लोग उसकी सोच को चैलेंज करते हैं। फर्स्ट वन इज रेशियल प्रिजुडाइस, सपोर्टेड एनस्लेवमेंट ऑफ नॉन ग्रीक्स बारबेरियंस, रिवीलिंग एंथोसेंट्रिक बायस। एरिस्टोटल नॉन ग्रीक जैसे बारबेरियंस को एनस्लेव करना सपोर्ट किया। इससे पता चलता है कि उसकी सोच में एंथोसेंट्रिक बायस था, मतलब वो सिर्फ अपनी जाति दैट इज ग्रीक्स को सुपीरियर मानता था। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, वो कहते थे कि ग्रीक्स लोग बेटर होते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को गुलाम बनाना ठीक है। ये एक बायस्ड सोच थी। सेकंड वन इज कॉन्ट्रडिक्शन विद टेलियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिज बिलीफ इन इनहेरेंट ह्यूमन रेशनल एंड मॉरल पोटेंशियल। एरिस्टोटल खुद कहते थे कि हर इंसान में रेशनल और मॉरल पोटेंशियल होता है, पर जब वो स्लेव्स को नेचुरल स्लेव्स बोलते हैं तो वो अपने ही बिलीव्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स, अगर हर इंसान के पास समझने सोचने की पावर होती है तो फिर किसी को नेचुरल स्लेव कहना गलत है। थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट विद मॉडर्न वैल्यूज, लिविंग टूल्स कंसेप्ट क्लैशेस विद कंटेम्परेरी आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। एरिस्टोटल ने स्लेव्स को लिविंग टूल बोला। आज हम इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करते हैं, इसलिए उसकी ये सोच आज के आइडल्स के अगेंस्ट है। आज के टाइम में किसी इंसान को टूल या मशीन समझना अनएक्सेप्टेबल है।
Flawed natural inequality lead to endless social division, undermining a fixed ruling class. एरिस्टोटल कहता था कुछ लोग नेचुरली सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग इंफीरियर। ऐसे व्यूज सोशल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं और एक रूलिंग क्लास को सपोर्ट करते हैं। वो कहता था कुछ लोग बस जन्म से ही रूल करने के लिए होते हैं। ऐसी सोच सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ाती है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। Conclusion, a product of his time. Aristotle's justification of slavery reflects ancient societal norms where hierarchy was accepted. While he attempted moderation, his theory is unacceptable by modern standards of liberty, equality, and fraternity. However, understanding his views requires acknowledging the socio-economic context of ancient Greece, where slavery was deemed indispensable for the policy stability. देखो दोस्तों, एरिस्टोटल ने स्लेवरी को सपोर्ट किया था, लेकिन उसकी सोच उस जमाने के एंशिएंट सोसाइटी नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करती है, जहां हिराकी मतलब कुछ लोग ऊपर कुछ नीचे बिल्कुल नॉर्मल चीज थी। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को थोड़े सॉफ्ट तरीके से जस्टिफाई किया। मतलब वो कह रहा था कि जब स्लेव्स बुरे नहीं होते, कुछ नेचुरली स्लेव्स होते हैं। पर भाई आज के जमाने में जहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यूज में बिलीव करते हैं, वहां उसकी थ्योरी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर समझनी चाहिए, अगर हम एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसकी सोच को उस समय के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी देखना पड़ेगा। वो जमाना एक ऐसा था जहां स्लेवरी को सिस्टम का एक नॉर्मल हिस्सा माना जाता था। एंशिएंट ग्रीस में लोगों को लगता था कि स्लेवरी बिना सोसाइटी चल नहीं सकती, स्लेव्स थे तभी पॉलिसीज यानी सिटी स्टेट्स स्टेबल रहती थी। तो ओवरऑल एरिस्टोटल गलत था शायद, पर वो उस समय का प्रोडक्ट था जहां स्लेवरी को गलत नहीं जरूरी समझा जाता था। अगर आपको लगता है कि पास्ट के फिलोसफर से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर एरिस्टोटल होता तो उसका इंस्टा बायो क्या होता।